चीफ था, 60 करोड़ का इनामी भी था। ऐसे में अकील के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह और ज्यादा बौखला गया है और इसीलिए बदले की कसम खाई है और कहा है कि इजरायल को इसका भुगतान तो करना होगा। बेरूत हमले के बाद हिजबुल्लाह के बड़े नुकसान की खबर सामने आ रही है। 20 से ज्यादा कमांडर ढेर और टॉप कमांडर इब्राहिम अकील भी मारा गया। साथ ही साथ हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर में भीषण बमबारी की भी खबर है। हेडक्वार्टर में टॉप कमांडर इब्राहिम अकील छिपा हुआ था, यहीं पर भीषण बमबारी हुई। बेरूत में इजरायल का पहली बार ये हमला है और ये हमला इस तरीके से सामने आया है कि एक साथ 20 लड़ाके मारे गए। F-35 लड़ाकू विमानों से ये बमबारी हुई, जिसके बाद हिजबुल्लाह को हुआ है बड़ा नुकसान। हमले की वजह से बेरूत में बड़ी तबाही देखी जा रही है। भीषण बमबारी से कई इमारतें, करीब 100 से ज्यादा बताई जा रही हैं ये इमारतें जो नष्ट हो गई हैं। IDF की बमबारी में ये इमारतें पूरी तरह से तबाह हुई हैं और यहाँ बड़ा नुकसान बेरूत में उठाना पड़ रहा है, चाहे वो इमारतों के नुकसान की बात हो या फिर वो जान जाने का सिलसिला हो। बहुत से लोग इसमें जख्मी भी हो गए हैं। बेरूत हमलों पर ईरान की बहुत बड़ी धमकी भी सामने आई है। एक तरफ तो एक के बाद एक ये हमले किए गए इजरायल की तरफ से। बेरूत में ये हमला, इससे पहले पेजर बम ब्लास्ट हुआ और अब बेरूत हमलों पर ईरान की बहुत बड़ी धमकी सामने आई है। अब ईरान का धैर्य खत्म हो चुका है, ये ईरान ने साफ कर दिया। इजरायल को जल्द ही इसका जवाब देंगे। हालांकि ये जो धमकियां हैं ये पिछले कुछ वक्त से हम बहुत बार सुन रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि ईरान इजरायल का मुकाबला आखिर करेगा कैसे? क्या यहाँ प्रॉक्सी देशों का सहारा होगा या ईरान किस तरीके से यहाँ पर इजरायल को चेतावनी दे रहा है या क्या जवाब देना चाहता है, क्या उसकी स्ट्रेटेजी है, इस पर भी नजर है हमारी। ईरान का धैर्य आखिर क्यों जवाब दे रहा है, जान लीजिए। अब सवाल ये है कि क्या इजरायल के साथ सीधी सीधी जंग में ईरान उतरेगा? वो इसलिए नहीं उतर सकता क्योंकि सीमाएं सटी नहीं है, इसीलिए प्रॉक्सी देशों का सहारा लेना होगा। वजह इसकी ये है कि बेरूत हमलों के बाद में बेहद गुस्से में अब ईरान आ गया है और इसीलिए कह रहा है कि बस अब धैर्य यानी कि पेशेंस खत्म हो गया है और अब यहाँ जवाब देना होगा। IRGC ने कहा कि अब ईरान का सब्र जवाब दे रहा है और जब सब्र जवाब देता है तो फिर भारी पलटवार होता है, जिसकी तैयारी में ईरान है। सेना प्रमुख बाघेरी ने कहा है कि हानिया की हत्या का जवाब भी हम बहुत जल्द लेंगे, यानी पुराने जख्म भूल नहीं पाए हैं। हमास चीफ का मारा जाना, हिजबुल्लाह के कमांडर्स का मारा जाना, चीफ कमांडर का मारा जाना, और ऐसे में सेना प्रमुख बाघेरी ने साफ तौर पर कह दिया है कि हानिया की हत्या का जवाब भी हम जल्द ही देंगे। लेकिन फिर सवाल ये है कि आखिर इजरायल का मुकाबला होगा कैसे? IDF के ताबड़तोड़ हमले भी इस बीच जारी हैं। जैसे मैंने इससे पहले कहा कि बेरूत में ये अब तक का सबसे भीषण हमला हुआ है। बेरूत में इस भीषण बमबारी के बाद में भारी तबाही भी चारों तरफ नजर आ रही है। लेबनान में IDF के बड़े हमले हुए हैं। बेरूत पर पहली बार हवाई अटैक यानी कि एयर स्ट्राइक की गई है। F-35 लड़ाकू विमानों से ये बमबारी हुई है। बमबारी से बेरूत में भीषण तबाही और इस हमले में 16 से ज्यादा लोगों की जान गई है। इसी हमले में सैकड़ों इमारतें तबाह हो गई। बमबारी के बाद में बेरूत में इमरजेंसी के हालात हैं। हमले में कमांडर इब्राहिम अकील भी ढेर हो गया है और इसी बात से हिजबुल्लाह ज्यादा बौखला गया है और इसीलिए कहा जा रहा है कि इजरायल इसका खमियाजा भुगतेगा। अब हिजबुल्लाह के अंत का अभियान क्या है और कैसे इस पर पूरी स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही है, आप जानिए। 15 मिनट में 70 एयर स्ट्राइक की खबर है। 50,000 किलोग्राम बारूद यहाँ पर बरसे हैं, यानी कि ये बड़ा हमला और भीषण हमला। 100 रॉकेट लॉन्च पैड तबाह कर दिए गए, 1000 रॉकेट भी बर्बाद हुए। 30 ठिकानों का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो गया है। यानी इजरायल की तरफ से, बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से पहले ही कहा जाता रहा कि हमास का खात्मा होना है और अब ये हिजबुल्लाह के खात्मे की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन अरविंद जी, फिर मैं पूछूंगी कि यहाँ लंबा वक्त हो गया है गाजा में युद्ध चलते हुए और नेतन्याहू साफ कहते हैं कि हमास का खात्मा नहीं तो युद्ध का खात्मा नहीं, यानी कि युद्ध चलता रहेगा। अब इधर हिजबुल्लाह के खात्मे की कसम खा ली है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है या ये युद्ध लंबा खिंचेगा? मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। बीच में एक मोमेंट ऐसा लगने लगा था कि शायद दोनों में समझौता हो जाए और जो समझौता पत्र का जो ड्राफ्ट है उस पे हमास ने अपनी सहमति दे दी थी। पर इजराइल को ये पता है कि हमास के जो जितने भी बड़े लीडरान हैं उनका खात्मा पहले से ही किया जा चुका है और हमास का अगर कोई साथ दे रहा था तो वो केवल हिजबुल्लाह ही है। ऐसे में ईरान ये चाहेगा कि अगर किसी समझौता पत्र पर अगर नहीं होते हैं, हस्ताक्षर नहीं होते हैं, तो उस दौरान वह हमास के पूरे खात्मे की कोशिश करने के साथ साथ वह हिजबुल्लाह के भी खात्मे की पूरी योजना बनाएगा
और मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है वह अभी उसके लिए एक मौका भी दे रही है, क्योंकि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं वह इस समय या तो पंगु है या किसी भी मजबूत राष्ट्र को कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। जी। और विश्व के जितने भी जो बड़े ताकतवर देश हैं वो किसी न किसी रूप में इजराइल से फायदा ले रहे हैं, चाहे वह अमेरिका हो या अन्य देश। यानी या वे जो देश यानी जो कि- रूस यानी पीके सहगल सर, जो रूस यूक्रेन के बीच में चल रहा था वो अब क्या यहाँ इजराइल और ईरान के बीच में चलता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखो, अगर ईरान और इसराइल के बीच में लड़ाई हो जाती है तो बहुत बड़ा विश्व को नुकसान होगा, बिकॉज मिडल ईस्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू। एनर्जी की कीमतें आसमान को छू जाएंगी, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएंगी। अभी तो सिर्फ रेड सी रूट को ब्लॉक किया गया है। अगर ईरान से जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसको ब्लॉक कर दिया जाए तो 55 to 60% जो ऑयल की सोर्सिंग होती है इस एरिया से, वो ऑयल की सोर्सिंग खत्म हो जाएगी। चाइना की इकोनॉमी बैठ जाएगी, हिंदुस्तान की इकोनॉमी बैठ जाएगी, सप्लाई चेन पूरी डिस्टर्ब हो जाएंगी, फूड प्राइसेस आसमान को छुएंगी और मेडिसिन वगैरह अवेलेबल नहीं होंगी। ऐसे में पूरी दुनिया में बहुत ज़बरदस्त एक किस्म से नुकसान होगा। इसको प्रिवेंट करने के लिए पूरी दुनिया की कोशिश, लेकिन इसराइल जो है सिक्योरिटी काउंसिल की जितनी भी रेजोल्यूशन होती हैं उनको नकारता है। हाँ। सिक्योरिटी काउंसिल कम्प्लीटली डिफंक्ट है, वो अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकती, उनको बनवा नहीं सकती। हिंदुस्तान बार बार कह रहा है कि हिंदुस्तान की आज का जो सिक्योरिटी काउंसिल है हाँ। वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। वो जो उसमें जो परमानेंट मेंबर्स हैं पिछले विश्व युद्ध के जो जीते हुए नेशन थे वो मेंबर्स हैं, और आज के माहौल में उनकी कोई अहमियत नहीं है। वक्त के साथ में ये भी समझा जाना चाहिए कि बड़ी तबाही के बाद और अब लाखों बेगुनाहों को मौत के घाट उतारने के बाद अगर कोई युद्ध जीता भी जाए तो क्या उसके मायने हैं? जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कई बार कह चुके हैं कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है। इस बात को जितनी जल्दी हो सके समझा जाना चाहिए और इन देशों को भी समझा जाना चाहिए जो कि युद्ध की आग में लगातार जल रहे हैं और सामने वाले को जला रहे हैं। बहुत शुक्रिया पीके सहगल सर, अरविंद सिंह तेजावत जी, आप दोनों का मेरे साथ में इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया।